What's up everyone, welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों ये चैप्टर इतना ज़्यादा इजी है ना कि शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब इतना इजी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले आधे घंटे के अंदर आपको इतने अच्छे से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए ना मुझे सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल लेकर समझाना पड़ेगा जिससे आपको पूरा चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाए। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लो एक स्टूडेंट है, क्लास 12th में है वो, ठीक है। उसने अपनी मेडिकल साइंस लेकर अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है, जिसके बाद उसने MBBS किया, कई सारी डॉक्टरेट डिग्रियां ली, तब जाके फाइनली वो एक डॉक्टर बना। तो एक बात बताओ, जिस दौरान वो अपनी पढ़ाई कर रहा होगा उस टाइम वो डॉक्टर्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चलाना सीख रहा होगा। बाकायदा उसने अपने इंटर्नशिप के अंदर जब जिस हॉस्पिटल में काम किया होगा कई सारे ऑपरेशन होते हुए देखे होंगे, इक्विपमेंट्स का यूज़ होता हुआ देखा, तब जाके उसने साल 10 साल बाद जाके वो इस लायक हो पाया है कि आज वो एक ऑपरेशन कर पाएगा और उसके नाम के आगे एक डॉक्टर लग गया है। तो जब वो ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो उसके पास कई सारे टूल्स हैं, आपको नाम भी नहीं पता होंगे, इतने सारे उसके पास टूल्स हैं। ये बताओ अगर वो टूल्स हमें दे दिए जाएं, हम कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट्स को वो टूल दे दिए जाएं, तो क्या हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं, हमारे खुद का ऑपरेशन हो जाएगा, हम बेहोश होकर लेट जाएंगे। तो कहने का मतलब है टूल का सही इस्तेमाल करना कौन जानता है? डॉक्टर जानता है। तो एक बात बताऊं, देखो एक ऑपरेशन को करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो जितने भी टूल्स हैं वो चाहिए और उस टूल्स को इस्तेमाल करने वाला बंदा चाहिए, चाहे फिर वो कंप्यूटर क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो। यानी दो दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो ये टूल्स हैं इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, और जो इंसान जो इस काम को कर रहा है उसको बोलता है ह्यूमन कैपिटल। उसकी जो एक्सपर्टाइज है, उसकी जो नॉलेज है, वो इस काम को कर रही है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और जब आपकी फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों मिल जाती हैं तब जाके बनता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इस चैप्टर का एक इमेज मिल चुका होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ कि अगर मान लो एक टीचर है, अब टीचर को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो खुद उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, खुद उसको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दिस ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। नंबर 2, जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसे पता होना चाहिए कौन से नोट्स जो हैं बनाने, कैसे बनाने हैं, नोट्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे कैसे लिखना है, कौन सा मार्कर यूज़ करना है, कौन सी लाइट कहाँ लगानी है, कौन सा कैमरा कहाँ लगाना है, कौन से स्टूडेंट के पास माइक रखना है। ये सारी इक्विपमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं फिजिकल कैपिटल। जब दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं तब जाके हम एक अच्छी टीचिंग दे पाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दो चीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल कैपिटल और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। आप देखो लिखा हुआ है फिजिकल कैपिटल, इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सारे जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? जैसे आपका स्टॉक ऑफ स्किल हो गया, आपके अंदर क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है, क्या एक्सपर्टाइज है, क्या एजुकेशन है, क्या नॉलेज है, जो एक इंसान के अंदर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वे लिखा है इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी डेवलपमेंट और स्किल्स को बताती है जो एक लोगों के अंदर होती है एक देश के, जिसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैं चाइना की बात करता हूँ, अब दोस्तों कोरोना वायरस को बीच में मत लाना, चाइना का वुहान शहर वगैरह, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। चाइना के अंदर जो लेबर है वो बहुत स्किल्ड है, हर चीज़ की इतनी जल्दी कॉपी बना लेता है, इतनी नई नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट कर लेता है। तो कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का दिमाग, एक्सपर्टाइज बहुत ही अच्छा है और उनके पास इक्विपमेंट भी मिल जाता है, यानी फिजिकल कैपिटल, जिस वजह से चाइना का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है वो बाकी कंट्री से क्या है, कहीं ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ गया हो चैप्टर का नाम क्या है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या रोल अदा करता है हमारी इकोनॉमी में? सबसे पहला, ये आपके इमोशंस को या आपकी इन्वायरमेंट को पूरी तरह से चेंज कर देता है, ग्रो अप कर देता है। दूसरा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरा, ये आपकी इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करने में बहुत काम आता है, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, आप नए नए तौर तरीके सीखते हो अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है। और नंबर 4, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। दोस्तों जब एक पढ़ा लिखा इंसान मार्केट में जाता है ना या सोसाइटी में जाता है, वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, वो कभी भी बौखलाहट वाली बातें नहीं करता, पागलपंती वाली बातें नहीं करता, वो सोसाइटी को एक अच्छी सर्विस सर्व करता है और अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है जिससे लोग उसको फॉलो अप करें। तो ऐसे में दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चेन और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। राइट साइड आप देख सकते हैं,
इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और याद रखना 5 सोर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उस डॉक्टर को बनने के लिए कितनी मेहनत लगी हुई, क्या क्या चीज़ें उसने की होंगी। सबसे पहले उसने अपनी पढ़ाई पर खर्चा किया होगा, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन किया होगा, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ पाई, सोसाइटी में उसे एक अलग प्राइड मिली। दूसरा उसने अपनी हेल्थ पे खर्चा किया हो। दोस्तों पढ़ते पढ़ते हो सकता है फीवर आ गया हो सकता है आई साइड वीक हो गई हो सकता है वीकनेस आ गई हो, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी हेल्थ पे भी खर्चा किया, तब जाके आज वो डॉक्टर बन पाए, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जिससे लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उसकी लाइफ और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तीसरा उसने अपनी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया होगा, क्योंकि जब वो डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठ गया हो तो उसे एकदम डॉक्टर नहीं बना होगा, उसने बाकायदा ट्रेनिंग इंटर्नशिप ली होगी 2-3 सालों की, तो उसने ट्रेनिंग पे भी खर्च किया। ट्रेनिंग से क्या होती है, जो वर्कर की एफिशिएंसी है, जो स्किल्ड है, वो और भी ज़्यादा डेवलप होती है। एक बात बताओ, क्या उसकी डॉक्टर की डिग्री वहीं मिल गई होगी जहाँ पर उसका गांव या शहर होगा? हो सकता है उससे पढ़ाई के लिए कहीं और जाना पड़ा हो, पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ा हो, तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, आने जाने में इधर से उधर शिफ्ट करने में भी खर्चा हुआ होगा, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो ये आपकी हेल्प करता है इधर से उधर ले जाने में। और लास्ट है, क्या वो डॉक्टर ऐसी बन गया हो, क्या उसने गूगल वगैरह सर्च नहीं किया होगा, क्या उसने यूट्यूब पे क्लासेस नहीं देखी, क्या उसने गूगल मीट पे क्लासेस नहीं लेंगी? हाँ बिल्कुल नहीं, उसने ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, उसने ऑनलाइन मटेरियल्स कलेक्ट किया होगा, यानी उसने इंटरनेट वगैरह न्यूज़पेपर इन सब पे भी खर्चा किया होगा, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, तब जाके वो एक कंप्लीट डॉक्टर बना। तो याद रखना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 सोर्स होता है। पहला सोर्स होता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और चौथा होता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और पांचवा होता है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 पॉइंट याद कर लो। पहले एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, फिर हम एजुकेशन करते करते थक जाएंगे तो हेल्थ पे खर्चा करेंगे, जब हेल्थ पे खर्चा कर लिया तो अब हम इस लायक बन गए कि हम ट्रेनिंग कर पाए, जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा, माइग्रेट होंगे तो भैया इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, गूगल सर्च करना पड़ेगा, इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बताओ क्या क्या सोर्स होता है। पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, पांचवा एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर ये क्यों जरूरी है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये बताओ, अगर आप डॉक्टर बन गए और आपको, मतलब डॉक्टर नहीं हो, मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो, और आपको सर्जरी के इक्विपमेंट दे दिया है, क्या आप सर्जरी कर दोगे? द आंसर इज नो। फिजिकल कैपिटल का यूज़ वही इंसान कर सकता है जिसने ढंग से अपनी पढ़ाई की है, यानी ह्यूमन कैपिटल पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो याद रखना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आप फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे आपके एटीट्यूड में एक मॉडर्नाइजेशन चेंज आता है, इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। सर एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ सकती है? दोस्तों वो अनाप शनाप उल्टा सीधा नहीं कहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा, जिससे उसकी कहीं ना कहीं लाइफ बढ़ेगी, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, पॉपुलेशन पर कंट्रोल आएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कभी भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाता। कौन बढ़ाते हैं? जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको लगता है ज़्यादा पॉपुलेशन करने से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। उनको पालना पोसना भी होता है, अपने आप नहीं बड़े पैदा हो जाते हैं। क्रिएट इनोवेटिव नेचर, उनके अंदर इनोवेटिव नेचर आता है। पढ़ा लिखा इंसान हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढता है कि अच्छा इस काम को ऐसे करे तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा नहीं इस काम को ऐसे करे ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसके अंदर बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं, और वो हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि वो आउटडेटेड चीज़ों को ही अपनाते हैं, वो नई नई चीज़ों को फेस करना सीखते हैं कि किस तरह से नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी कुछ हमारी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग एगो। मतलब इंडिया को ना ये समझ में तब आया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे लिए कितना जरूरी, जब काफ़ी साल निकल गए। अकॉर्डिंग टू 7th 5-year प्लान, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मोस्ट असाइंड एज अ की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। 7वें पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने क्या किया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर फोकस करना शुरू किया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? बेटर यूटिलाइजेशन सिखाता है फिजिकल कैपिटल का, जिससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, आप खर्चा एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा करोगे, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये जो चैन है ये चलती ही रहती है, ठीक है। बात करते हैं राइट साइड पे, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। वो कौन कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई, हमें हेल्थ पे खर्चा करें, एजुकेशन पे खर्चा करें, ट्रेनिंग पे खर्चा करें, माइग्रेशन पे खर्चा करें, इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करें, लेकिन क्या ये हर इंसान के लिए पॉसिबल हो पाता है? द आंसर इज नो। हर किसी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो,
ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। करना हर इंसान चाहता है लेकिन हर इंसान कर नहीं पाता है, कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो बड़ा इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं जिसके चलते वो ये काम नहीं कर पाता। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। कुछ लोगों की बातों में आके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। जैसे किसी ने आके बोला कि भाई इस चीज़ में स्कोप है, वो मत कर जो तू चाहता है, तो ऐसे में हम अपने ड्रीम्स को छोड़ के उस चीज़ की ओर फॉलो करते हैं जो दूसरा वाला हमें बताता है। पता चलता है उसमें हमारी इंटेंशन ही नहीं थी, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो हम वो काम नहीं कर पा रहे और हमारी वैल्यू डाउन होगी। तो ब्रेन ड्रेन के चलते भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खराब हो जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तरीके से प्लानिंग नहीं थी कि आपने 10 में कॉमर्स तो ले ली बट आपके कोई उद्देश्य ही नहीं था कॉमर्स लेने का। भाई हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आर्ट्स लेते हैं आईएएस बनने के लिए क्योंकि उसमें इन सब्जेक्टों की ज़्यादा वेटेज होती है, तो आपका हमेशा उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी बन पाएगी। लेकिन हमारे इंडिया के लोग क्या है कि पहले पैर फैला लो, चादर तो अपने आप लंबी हो जाएगी, हम ये फिलॉसफी यूज़ करते हैं। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भैया पॉपुलेशन में तो इंडिया ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ाते कि मतलब कोई काम आगे जाए ना, ये पॉपुलेशन में इंडिया सबसे आगे जाएगी। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप जानते हो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा अच्छी खासी तो है नहीं, मतलब अच्छी है बट बाकी देश की कंपेरिजन करें तो कहीं अच्छी नहीं है। सीरियस इनसफिशियंसीज है, कई सारी चीज़ों की बड़ी कमी है, इम्बैलेंसेस चलते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। देखो बोलते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और ख़राब भी लग रहा है बट क्या करें, जो सच्चाई है वो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। हमारे यहाँ का जो ग्रेजुएट होता है उसको जॉब मिलती है 10-12-15 हज़ार रुपये की, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन बाहर की गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जाओगे तो ग्रेजुएट होने के बाद आपको 60-70-80-90 हज़ार की जॉब मिलती है, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन को इस तरह से पढ़ाया जाता है जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन ऐसे होते हैं कि लास्ट के एक दिन पहले 10 ईयर पढ़ लो और आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे। मतलब उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से मतलब है। जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन हो गए, इग्नू हो गए, ऐसे कई सारे। मतलब मुझे देखो, आई नो कि मैं अपने देश की बुराई कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब जिसे बुराई लग रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। हाँ जानता हूँ कड़वी है लेकिन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। देखो हर चीज़ की ना शुरुआत एजुकेशन से होती है। एक पढ़ा लिखा इंसान चोरी नहीं करेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान क्राइम में नहीं घुसेगा, पढ़ा लिखा इंसान मर्डर नहीं करेगा, करेंगे लेकिन बहुत कम रेट होगा। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और इसी चक्कर में इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है बाकी देशों के कंपैरिजन। यहाँ पर कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा होता है तो हम उसे ऐसे हॉर्न मारते हैं, वो बेचारा हॉर्न देख कर डर के नागिन डांस की तरह गिर जाता है वहीं पे। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई रोड क्रॉस करो बाकायदा रेड लाइट हो ना हो, वो बंदा रुकता है और उसे जाने देता है, उसके बाद ही अपनी कार आगे ले जाता है। लेकिन हम इंडियन उसके ऊपर चढ़ा देते तो कहता है मेरी गाड़ी के नीचे मरना है क्या। मतलब ये मेंटालिटी वाली बात है। चलो खैर छोड़ो ये सारी चीज़ें, बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखो ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि आप अपनी एजुकेशन हेल्थ वगैरह पर ज़्यादा खर्चा करते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और इसकी वजह से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये आप देख लो, ये कोई खास नहीं है। देखो अभी तक जो हमने 2 स्लाइडें देखी उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्या क्या हमारे सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, और सोर्सेज के बाद ये है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने भी आपको बताया एजुकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर हर व्यक्ति एजुकेटेड हो तो कहीं ना कहीं क्राइम, कहीं ना कहीं चोरी डकैती, इनको कम किया जा सकता है अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो वही लिखा है एजुकेशन एज एसेंस एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इट इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल। ये लोगों की नॉलेज स्किल्स को क्या करता है, बढ़ाता है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसा है। देखो 1951 में टोटल पॉपुलेशन का 18.33% ही पढ़ा लिखा था, लेकिन 2011 में ये परसेंटेज बढ़ के 74.4 हो गई है। मतलब पहले 100 व्यक्तियों में से सिर्फ 18 लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन 2011 में 100 में से 74 लोग पढ़े लिखे हैं। चलो बहुत ही अच्छा है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक को दी जाती है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को काउंट किया जाता है। तो पहली जो एनरोलमेंट संख्या थी 1950 में वो 2.23 लाख थी, मतलब 2,23,000 बच्चे एनरोलमेंट लेते थे। लेकिन अब ये संख्या बढ़ के 2015-16 में 12,70,000 की हो गई है। तो कहीं ना कहीं एनरोलमेंट की जो संख्या है, लोग ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करने लगे। नंबर 3 सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन, जिसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक के 12th तक के बच्चे आते हैं, यानी आप लोग आते हो। सन 1950 में सिर्फ 7,400 बच्चे ही थे जो इसमें एनरोल थे। ठीक है, 7,000 स्कूल्स थे, 7,400 स्कूल थे और 15 लाख स्टूडेंट थे। लेकिन अब ये संख्या बढ़ के 252 लाख हो गई और जिसमें
16.2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। भाई मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अब एजुकेशन को अपना मेन मोटिव समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। चलो कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, कम से कम कुछ तो काम हो रहा है। राइट साइड देखो, इन 1987 से 88 में नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें टैलेंटेड स्टूडेंट रूरल एरियाज के लिए जाते थे। मतलब नवोदय विद्यालय में सिर्फ वही बच्चों का एडमिशन होता था जो गांव में रहने वाले टैलेंटेड बच्चे, बाकायदा इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था। और अभी प्रेजेंटली 565 नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ पर फंक्शनिंग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई स्कूल्स खोले, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, जो बेनिफिट करते हैं उन बच्चों को जिनके पापा की गवर्नमेंट जॉब है और ट्रांसफर के कारण उन्हें स्कूल चेंज करना पड़ता है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कूल खोला। इसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन, जो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास जो आप एजुकेशन गेन करते हो उसे बोलते हैं हायर एजुकेशन, जिसमें 799 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन के लिए खोली गई, जिसमें 39,072 नंबर ऑफ कॉलेज हैं और लगभग 346 लाख स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये डेटा सन 15-16 का है, ठीक है। मतलब बहुत ही मज़ा आता है ये सुनकर कि लोग इतने ज़्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और कॉलेज और स्कूल में जा रहे हैं। इसके बाद कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई थी सेकेंडरी एजुकेशन में। तो ये लिखा हुआ है, इन फरवरी 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अ प्लान ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। दोस्तों आपने वो फालतू मूवी देखी है, फ़कीर एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी? दोस्तों उस फालतू वाली मूवी को मैंने देखा था अपने स्कूल टाइम में। तो जानते हो उस मूवी में क्या अच्छी बात है? उस मूवी में अच्छी बात ये थी कि उस मूवी में ये फोकस कराया गया था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या जो नहीं पढ़ना चाहते, जिनको डांस अच्छा लगता है, ड्राइंग्स अच्छी लगती है, आर्ट अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, उनके लिए भी एक ऐसा स्कूल होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, लेकिन वोकेशनल स्कूल एक भी ऐसे नहीं है जहाँ पर बच्चा अपनी पढ़ाई ना करके बल्कि उस काम को करे जिस काम में वो परफेक्शन है। जैसे मान लो, मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले में एक बंदा था जिसके पापा जलेबी बनाते थे और उसका लड़का इतना अच्छा मोमोस और जलेबी बनाता था कि इतना अच्छा टेस्ट आता था। हम उससे कहता था तुम पढ़ाई छोड़ के इस काम में आ रहे हो, तुम एक दिन बहुत बड़े होटल खोलोगे तुम अपना। और हकीकत है उस बंदे ने होटल खोल लिया। काश उसे वोकेशनल ट्रेनिंग मिली होती तो वो काफ़ी पहले ही काम कर चुका था। तो कुछ ऐसी उस मूवी में दिखाया गया था और ये बताया गया था कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जिनके अंदर एक अलग ही टाइप का टैलेंट है, उनके लिए अलग टाइप के वोकेशनल स्कूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात सच है। तब गवर्नमेंट ने फरवरी 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्च किया और इसके अंदर उनको फाइनेंशियली हेल्प की गई ताकि वो और आगे बढ़ पाए। और ये प्रॉमिस किया गया कि भाई ऐसा है कि अब हम तुम जैसे स्टूडेंटों पर भी ध्यान देंगे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल क्लासेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज वोकेशनल ट्रेनिंग का बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, ये पॉलीटेक्निक क्या होता है? आफ्टर 10th क्लास दी जाती है, मतलब 10th तक तुम अपनी एजुकेशन को, फिर 11th 12th मत करो, तुम पॉलीटेक्निक में एडमिशन लो। वो क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, जिसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी आप स्ट्रीम चुनना चाहते हो। तो ये क्या है? आपकी एक वोकेशनल ट्रेनिंग है। लोगों की स्किल्स बढ़ती हैं, लोगों का एक्सपर्टाइज बढ़ता है, लोग अपना काम धंधा शुरू करते हैं। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो इन चीज़ों में लगाओ ना मन, क्योंकि इन लोगों की भी तो हमें सोसाइटी में ज़रूरत है ना। चलिए, ये था एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। खाली ये नहीं कि पढ़ाया जाए, साथ के साथ हमें टेक्निकल नॉलेज भी, एग्रीकल्चर नॉलेज भी देना बहुत ज़रूरी है। कई सारे रिसर्च सेंटर खोले गए, जैसे आप IIT जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट खोले गए, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी खोली गई। आपको बताऊँ, टेक्निकल हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो 617 है, पॉलीटेक्निक सेंटर। मेडिकल 289 मेडिकल कॉलेज खोले गए और एग्रीकल्चर के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ रूरल एरियाज़ में खोली गई। अच्छा, रूरल में क्यों खोली गई, अर्बन में क्यों नहीं? क्योंकि अर्बन में एग्रीकल्चर नहीं होती ना, तो रूरल में होती है, तो वहीं पर यूनिवर्सिटी खोलने का फ़ायदा भी है। इसके बाद बात करते हैं रूरल एजुकेशन। गांव में पढ़ने वाले लोगों को भी हमें एजुकेट करना है ताकि उनको भी एजुकेशन मिल पाए, जिसके लिए हमने रूरल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत 14 इंस्टीट्यूट्स गांव में खोले गए, जो लोगों को, जिनकी एज अंडर एज से भी ऊपर हो चुकी है, उनको पढ़ाया जा सके, ताकि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो एजुकेशन गेन करे, बेसिक एजुकेशन। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, अब आप जानते हो गाँव के अंदर पहले क्या चलता था, फीमेल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत फीमेल्स को प्रमोट किया गया कि भैया इन्हें भी पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन बच्चे के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खासतौर पे फीमेल्स के लिए। तब जाके नेशनल लिटरेसी मिशन को सेटअप किया गया था 1988 में, जिसमें फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था, जिसके तहत किया गया था, हर इंसान को ये बोला गया था कि साक्षर भारत मतलब कि हर भारत जो है उन्नत भारत हो, और वो तब हो पाएगा जब हर बंदा पढ़ा लिखा होगा। अब देखो राइट साइड देखो, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, चाइल्ड राइट एंड यू करके एक सर्वे कमेटी है जिसने सर्वे किया और ये बताया कि भाई इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कितना ज़्यादा पीछे है। देखो क्या लिखा हुआ है, दे फाइंड दैट द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी रिफ्यूज एडमिशन टू द स्कूल बिकॉज द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन
बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी स्कूल में एनरोलमेंट, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल में लेने आओगे तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आपका होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट से लगा के सब कुछ। क्या आपको लगता है गरीब दुनिया के पास ये सारी चीज़ें होंगी? भाई उसे इतनी नॉलेज होती तो आज वो इस हालत में होता? नहीं होता। तो पता लगाए, देखो गवर्नमेंट प्लान तो बना रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इतनी ज़्यादा कर रखी है कि हर गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। किस कमेटी ने किया? चाइल्ड राइट एंड यू, ये एक सर्वे कमेटी जिसने ये फाइंड आउट किया कि बच्चा पढ़ना चाहता है, एनरोलमेंट लेना चाहता है, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने चलते वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो बाद में गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर सुधार किया और चीज़ों को थोड़ा लीनियंट किया। बाद में क्या है, इसीलिए पता है क्या है कि जब बच्चा आज के डेट में पैदा होता है ना, तो हॉस्पिटल जब वो एग्जिट लेता है बच्चा, छोटा बच्चा, तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट देकर ही भेजा जाता है, ताकि कल को एडमिशन लेते टाइम उसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी ना हो। ये मैंडेटरी कर दिया गया सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर, अब क्या क्या चैलेंजेस हमारे एजुकेशन सेक्टर में? सबसे पहली बात, पढ़े लिखों अनपढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन है, जेंडर बाइसनेस है, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे, और जो लो रूरल एक्सेस एरियाज़ हैं, हर जगह पर हम अपनी एजुकेशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं। रीज़न, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, लाइट नहीं है। अब स्कूल्स खोल देने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर लाइटनिंग नहीं होगी, तो कैसे बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे? तो ये चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल बहुत खून चूस लेते हैं, बहुत अंधा पैसा कमाते हैं। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल सारे बंद करवा देनी चाहिए, सबको गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि हर इंसान को पढ़ने का मौका मिले, और जो अंधा खर्चा वो प्राइवेट स्कूल में खर्च कर रहा है उससे वो कहीं और खर्च करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जानते हो ना प्राइवेट स्कूल में कितनी दबा के फीस ली जाती है। चलो ये सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन क्या निकला? इंडिया हैड फेल्ड टू रीच मैसेज एंड ऑल्सो फेल टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ इलिटरेसी। मतलब ये है कि भाई इंडिया को ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि देखो हर चीज़ का सलूशन ना एक पढ़ाई है, अगर आप पढ़े लिखे होगे ना तो सारा काम बन जाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सुधर जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में यही पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। अब देखो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँ आपको, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, इसके बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती हैं, और इसमें एजुकेशन सेक्टर पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। ये प्रोग्राम जितने भी है, तो बस अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है। क्वेश्चन आई थिंक 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे 6 का भी नहीं, मैं तो कहूँगा 4 का ही पूछा जाता है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर हमारी जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक इसी तरह से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है, वहाँ पर हम आपको अकाउंट्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी अकाउंटेंसी करवाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स भी कराते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी डिफरेंट कोर्सेज दे रखे हैं। आप एक बार विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार विजिट जरूर करना। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।